कि तुम ही तो हो जीने की वजह, कि बैठे बैठे कर ही दी सुबह। ना तू आया ना ही तेरा है पता। साहिबा, मैं लेने आया हूँ तेरी खबर। तू देख ले जो अब मेरी तरफ, तो हो खत्म मेरी भी ये सजा। यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के थोड़े से सबैटिकल के बाद सभी का स्वागत है। तो भाई सीन ऐसा है भाइयों, सबको पहले कुछ चीजें मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट में ही बोल दूं। देखो, तुम हमें सब्सक्राइबर्स दो, मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है बंगाल के लोग बहुत अच्छे थे, क्रिकेट हो, रेवोल्यूशन हो, अच्छा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन भाइयों सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि पॉइंट ऐसा है कि 8-9 दिन के बाद हम लोग ये शूट कर रहे हैं। एंड अभी जो आने वाले लाइंड अप हमने कंटेंट सोच के रखे हैं भाई, मजा आएगा तुमको। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मुझे ठाकुर ने बोल के रखा है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अगर साफ शब्दों में बोलूं तो आप लोगों को मजा आएगा। लेकिन ये मजा क्या था, ये मजा मैं सबको बांटने के लिए दो ही चीज है कि ये वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई कर लो, मैं फालतू की यहाँ वहाँ की कुछ एक्टिंग नहीं करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। वरना कल को किसी को बोलेंगे कि भाई हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तुमको कितने लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, 700 लोग देख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी तो मर्यादा रखो भाई, तो कुछ हमारा थोड़ा तो सोच लो। ठीक है, तो भाई प्लीज कर लिया करो। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे को लगता है कि भाई जो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो यूट्यूब पे नहीं देख रहे, और जो यूट्यूब पे फॉलो करते हो शायद इंस्टाग्राम पे ही जाते हैं। समथिंग इन बिटवीन है। बट अपने सीधा स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। तो ठाकुर, बेसिकली ठाकुर का आइडिया था। ठीक है, ठाकुर ने बहुत सारे घटिया अच्छे, नॉट सो अच्छे आइडियाज के बाद ये वाला आइडिया मुझे पिच किया था, जो मुझे काफी अच्छा लगा ना। तो ठाकुर क्या है ये आइडिया, जरा जस्ट विस्तार में बता दे। लेट्स गेट इनटू इट। मतलब देखो, ये आइडिया कुछ ऐसा है कि भाई एक सेट ऑफ प्लेयर्स हमने कलेक्ट करे हैं जिनके लिए ये आईपीएल बहुत ज्यादा जरूरी है, इन द सेंस कि उन लोगों के पास एक पॉइंट है प्रूफ करने को। और ये आईपीएल कहीं ना कहीं उनके लिए एक मेक और ब्रेक सीजन हो सकता है, क्योंकि अगर उनका ये आईपीएल नहीं अच्छा जाता है तो जिस मतलब एक रिज पे वो लोग खड़े हैं वहां से उनका डाउनफॉल मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल देखो, सिचुएशन है उन प्लेयर्स के सिंपल से, ये जो प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं हम लोग, ये नहीं कह रहे कि प्लेयर्स खराब है पहली बात, लिए। या फिर ये लोग खराब परफॉर्म करते हुए हैं। बेसिकली ये उस टाइप के प्लेयर्स हैं, अगर ये आईपीएल में उन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया तो बिकॉज ऑफ एज और जस्ट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ये लोग शायद है ना ऑफ द हिल हो जाएंगे इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतने यूनिक आइडियाज हम लोग डालने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और उसके साथ साथ अगर आपके पास ऐसे कोई प्लेयर्स हैं जो लगता है कि हाँ इस लिस्ट में होने चाहिए, तो भाई प्लीज कमेंट करो, क्योंकि हम लोग सबको तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो 4 प्लेयर ठाकुर बताएगा, 4 प्लेयर मैं बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, स्टे ट्यून। तो ब्रो, सबसे पहला नाम, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन एंड ठीक ठाक ही टीम है, ऋतुराज गायकवाड़। एंड थाला के भी चिन्ह थाला यही है ना ब्रो। और अच्छा एक बात बता, जस्ट ऑफ द टॉपिक, चेन्नई का कैप्टन बनने के लिए वो करना जरूरी है ना कि हर जगह जाके, क्योंकि धोनी तो ऐसा था, धोनी तो पहाड़ों में चलते हुए आता भाई है। वो तो मैंडेटरी कंडीशन है भाई, उसके बिना नहीं हो पाएगा। देखो, जैसे जैसे केकेआर में ऐसा बहुत है कि अगर तुमको बोल रहे हैं ना कि केकेआर अच्छा है, तो गौतम गंभीर बहुत अच्छा है, और गौतम गंभीर ने हमको महान बनाया, एवरीथिंग इज। शाहरुख खान बहुत डाउन टू अर्थ है। शाहरुख खान तो भाई, शाहरुख खान का अल्टीमेट है कि उससे ज्यादा हम्बल इंसान कोई नहीं। पॉइंट पे चल, ऋतुराज गायकवाड़। अरे नहीं नहीं यार, जैसे पॉइंट पे आने से पहले भाई, आईपीएल हमेशा कंट्रोवर्सी की चीज होती है। तो मैं अभी अभी मैंने हमारे जो इंस्टा अकाउंट है उस पर एक स्टोरी डाली है, तो मैं यहाँ पे लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। एक आईपीएल का रूल अभी अभी जो चेंज हुआ है रिसेंटली, कुछ देर पहले, वो बता देता हूँ कि यहाँ से नो बैन्स फॉर कैप्टन इन आईपीएल फॉर स्लो ओवर रेट। ठीक है, और ये सिर्फ ये अभी अभी लागू हुआ है, और यहाँ से आईपीएल में डीमेरिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो उसके नीचे थोड़ा सा विथ इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि भाई क्या है ना कि अंबानी साहब को आज ही पता चला कि हार्दिक भाई पहली मैच में नहीं खेल पाएंगे, भाई क्योंकि ये फिर से पॉडकास्ट में तो ऑफ द टॉपिक जाना अलाउड है। तो आज क्या हुआ, मैंने एक स्टोरी डाली थी कि भाई रोहित शर्मा और एमएस धोनी में से कौन बेटर है कैप्टन। ठीक है, लोग अपना अपना वोट कर रहे हैं। तो एक बंदा मुझे मैसेज करता है कि शेन वॉर्न क्यों ऑप्शन में नहीं है, क्यों रोहित शर्मा और धोनी को ही रखा है। मेरे को पता है तुम धोनी के बहुत बड़े हो, लेकिन वाई नॉट शिक। तो मैंने बोला कि भाई ये दोनों स्टालवर्ड्स रह चुके, दोनों ने कुछ ज्यादा ही अचीव कर लिया आईपीएल में, तो ठीक है। तो वो बंदा का ये कहना था कि धोनी कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कैप्टन नहीं है, कुछ इतना खास नहीं है। सुनना उसका लॉजिक। और उसका ये पॉइंट था कि भाई चेपॉक में तो कोई भी जीत सकता है, क्योंकि एन श्रीनिवासन का चलता था और वो बंदा अपना बहुत चलाता था। तो मैंने बोला भाई आज तक मैंने बहुत कुछ सुना है
कि भाई फिक्सर है, ये कर दिया, वो मतलब दुनिया भर का चिप है बॉल के अंदर। वहां अंबानी ने करोड़ों रुपए से अंपायर्स खरीद लिए, लेकिन ये कि एन श्रीनिवासन के हिसाब से कोई भी जगह चेपॉक में नहीं जीत रहा था। तो मैंने बोला ब्रो, ये एन श्रीनिवासन ये रूल सिर्फ चेपॉक में क्यों रख रहा था, जब उसकी इतनी चलती है। और उसने बेसिकली एग्जांपल किया, ऐसे 2012 में धोनी को कप्तानी से हटाने वाले थे, वो वाला स्टोरी है ना। और फिर फ्लिंटॉफ के लिए किसी ने बिड नहीं किया, जो ललित मोदी ने बोला। मैंने बोला लेकिन इतने लोग हैं और चलो इतने शेडी लोग, अंबानी कोई दूध का धुला तो है नहीं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है श्रीनिवासन क्यों मसल फ्लेक्स कर रहा था, और वेरेस विजय माल्या वो रिवर्स में क्यों मसल फ्लेक्स कर रहा था अपना। कि तू आके जीत के जाओ। हाँ, तुम आके जीत के जाओ। तो मेरे को ये इतना वियर्ड लगा। मैंने बोला ब्रो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से दबा के जॉन, लेकिन ये क्या था। चल पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, अपने सीधा ऋतुराज गायकवाड़ पे आते हैं। स्टार्ट कर ब्रो। हाँ, तो यार ऋतुराज गायकवाड़ का इस लिस्ट में नाम बहुत ही इजीली एंट्री मिल गई है ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ ना एक राइजिंग स्टार था हमारे टी20 सेटअप का, कि भाई यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू करेगा काफी लंबे टाइम तक। ऐसा मुझे भी लगता था और ऐसा कई लोगों को लगता था, और उसके ऑब्वियस रीजंस भी थे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का जो टी20 रिकॉर्ड है वो इतना कोई खराब नहीं है कि 40 के करीब की एवरेज है और 144 का स्ट्राइक रेट है करंटली टी20 इंटरनेशनल में। और सबसे बड़ी बात जो रिसर्च करते टाइम मुझे भी पता चली कि ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी इतने टाइम से टीम से बाहर होने के बाद भी 24th रैंक्ड टी20 बैटर है टी20 रैंकिंग्स में। ठीक है, और उसकी रैंकिंग्स कंटिन्यूअसली ड्रॉप होती जा रही है क्योंकि वो खेल नहीं रहा है। तो खेलते नहीं है तो उसके पॉइंट्स कम होते हैं, डिडक्ट होते हैं और आपके एक और छोटा सा ट्रिविया दे दूं, ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल में 11 मैन ऑफ द मैचेस जीते हैं और सिर्फ 4 सीजन खेला है। एमएस धोनी ने 17 मैन ऑफ द मैचेस जीते, जो स्टार्टिंग से खेल रहा है, और चेन्नई का हाईएस्ट वही है। और शायद एबी डिविलियर्स से सबसे ज्यादा जीते 25, 17 जो भी जीते। तो इस लेवल में बात चल रही है। कंटिन्यू। ऋतुराज गायकवाड़ का ऐसा भी नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी टीम्स के सामने भी परफॉर्म किया है। हमने देखा है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक अच्छी इनिंग खेली थी, 450 है उसके, एक शतक है उसका। ठीक है, तो मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ऋतुराज गायकवाड़ बाहर क्यों हुआ था, लेकिन वो जो भी रीजन थे, ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा टीम में बने रहने के लिए, मतलब टीम में वापस आने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ का जो लास्ट सीजन था आईपीएल का, वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ खराब गया था। 53 की कुछ की उसकी एवरेज थी और 142 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के टीम से बाहर होने की जो मेन वजह है वो कुछ ऐसी है कि भाई टीम के पास अब जो डायनेमिक प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि संजू सैमसन जो विकेट कीपिंग भी कर सकता है, अभिषेक शर्मा जो कि बॉलिंग भी कर सकता है और ऋतुराज गायकवाड़ से बहुत ज्यादा तेज बैटिंग करता है, सेम गोस विद संजू सैमसन एज वेल। और साई सुदर्शन का भी एक नाम था जो बीच में ये आके टी20 खेल के गया था इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से मुझे ये लगने लगा है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ जो ज्यादातर टॉप ऑर्डर में खेलता है, कहीं ना कहीं तिलक वर्मा भी उसका एक कंपटीशन है, और हम सब जानते हैं कि तिलक वर्मा ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें ऋतुराज गायकवाड़ का जो सिलेक्शन है उस पर हिंडर कर रही हैं। अब यहाँ से देखने वाली बात ये होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ का जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, जो कैप्टेंसी परफॉर्मेंस है, वो इस आईपीएल में कैसा रहता है, और उसी के बेसिस पे ऋतुराज गायकवाड़ का आगे का जो भी भाई रोड है इंडियन क्रिकेट टीम का वो डिसाइड होगा। मैं मैं एक चीज बता रहा हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इतना वियर्ड शिट हो गया। भाई अमेजिंग स्टार्ट, अमेजिंग प्लेयर। मेरे को लग रहा है ना कि जब तक उसकी बारी आई, इंडिया टीम ने चॉइस ही बदल गई। ठीक है, अब इंडिया टीम जिस टाइप के प्लेयर्स चाहती है, ऋतुराज गायकवाड़ और शायद संजू सैमसन के तो नंबर्स देखे, मेरे हिसाब से शायद गायकवाड़ के बेटर ही होंगे। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, देखना पड़ेगा। लेकिन जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट के हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत फर्क है। तू समझने की कोशिश कर रहा है, वेर इज समवन लाइक अभिषेक शर्मा, तू ये उम्मीद कर सकता है कि ये 6 ओवर में 100 रन मार सकता है एनी गिवन डे। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी दिन पावर प्ले के अंदर ये अकेला ही बंदा शायद मार दे। तो गायकवाड़ से वो चीज की उम्मीद नहीं कर रहा। सेम गोस फॉर वनडे क्रिकेट। हम लोग खाली टी20 का पर्सपेक्टिव से नहीं बात करेंगे, कहीं ना कहीं आईपीएल का बहुत बड़ा वाइड बॉल में क्या कहते हैं उसके इफेक्ट्स होते हैं। वनडे में जब रोहित शर्मा का काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा टेपर ऑफ होगा, तुम्हारा शुभमन गिल ऑलरेडी है, अब बात हो रही है कि जायसवाल आ जाएगा। अब कुछ लोग अब बात करें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की, तो सडनली गायकवाड़, जहां पर बात हो रही थी कि शुभमन गिल के बदले गायकवाड़ को होना चाहिए, गायकवाड़ ये गायकवाड़ हो, अब सडनली ऋतुराज गायकवाड़ इज नो वेयर टू बी सीन। टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी इसके कुछ रणजी लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। उसके ऊपर से मेरे को लगता है ये है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एकदम क्या बोलते हैं, कर्सी हो सकता है कि उसको चेन्नई का कैप्टन बना दिया है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टीम टू कैप्टन है चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग्स।
अब ये एक्चुअली में बहुत बड़ी बात होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कैसा सीजन रहता है। मेरे को लगता है खाली रन से नहीं होगा, द वे ही स्कोर्स रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही है। कहीं न तो कहीं ये बहुत कहीं न कहीं ये आईपीएल का पूरा डायनामिक भी चेंज हो गया है ना, बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से रन बन रहे हैं, तो वो फिर देखना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ से मैं नेक्स्ट बंदे पे जाना चाहता हूँ। ये इतना आयरॉनिक होने वाला है ना ये, तो ऑनलाइन हर जगह यही डिबेट चलती है कि शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़, प्रिंस वर्सेस ये। भाई मैं देखता हूँ लोग लड़े पड़े हैं भाई, एक मतलब घुसे पड़े हैं। सिचुएशन ऐसी है कि आज के टाइम में दोनों के लिए ही ये आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वेर शुभमन गिल तुम लोग बात करोगे कि भाई इसके लिए गलत क्या जा रहा है, मैं तुमको कुछ चीजें बता रहा हूँ। 2025 की बात है, टी20 में शुभमन गिल की आज के टाइम में जगह नहीं बन रही है, तुम सबको ही पता है। रिसेंटली जबकि ये टीम का कैप्टन था, उसमें भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। वनडे टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी इसकी जगह बहुत खतरे में है। तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के धोखे में ये मत रहना कि इसका टेस्ट का रिसेंट टाइम कितना हॉरेंडस गया है। वनडेज में भी अभी भी इसको प्रूव करना है कि क्लच मैचेस में ये परफॉर्म कैसा करता है। ठीक है, टी20 में जगह नहीं बन रही। अब मैं देखो कुछ चीजें बता रहा हूँ, टी20 में से इसकी जगह नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम शुभमन गिल के साथ जो आजकल टी20 डिमांड में है कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव स्टाइल से खेलता है। जो लास्ट टाइम आईपीएल में बहुत बड़ा एक वो भी था कि ये और साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे, और डिस्पाइट हिम बीइंग द सीनियर गाय, ये साई सुदर्शन से उम्मीद कर रहा था कि वो तेज खेले। ठीक है, कैप्टनसी की गुजरात टाइटंस के लिए हम लोग लास्ट टाइम भी बात की थी कि बिल्कुल भी कोई भी इनोवेशन नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये कैप्टन क्यों है। अब मैं बात करता हूँ कि लास्ट ईयर का जो उसका आईपीएल गया है, 426 रन मारे, 38 की एवरेज थी, 147 का स्ट्राइक रेट। इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये अमेजिंग रन है। ठीक है, 426 रन, लेकिन उसके जो काउंटर पार्ट थे, संजू सैमसन ने 530 रन मारे थे, 154 की स्ट्राइक रेट से, वो कीपिंग करता है। अभिषेक शर्मा ने 484 रन मारे थे, 202 की स्ट्राइक रेट से, वो बॉलिंग कर लेता है। ऋतुराज गायकवाड़ जो हमने बात किया, जिसका खुद का सिचुएशन या सीन बन नहीं रहा इंडिया टीम में, उसने 583 रन्स मारे थे, 53 की एवरेज और 142 के स्ट्राइक रेट से। मैं साई सुदर्शन की बात करना चाहता हूं जो उसी के साथ खेल रहा था, उसने खुद ने 527 रन्स मारे थे, 48 की एवरेज से, 142 का स्ट्राइक रेट। मैं जो चीज की मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर जहां हर कोई रन मारा था, भाई सुनील नारायण ने ऑलमोस्ट 400 रन मारे थे, वहां शुभमन गिल ने कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं किया था। ठीक है, आज के टाइम में अगर कोई उसका स्ट्राइक रेट या एवरेज देखेगा, वो बोलेगा भाई बढ़िया तो है, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट में देखो कि उस सीजन 147 कोई भी एंगल से बहुत अमेजिंग नहीं था। अब मैं कुछ चीजों पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जो करंटली हमारी टीम में, इंडिया टीम में कौन-कौन प्लेयर खेल रहे हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये लोग हमारे टॉप ऑर्डर है। उसके सूर्य कुमार यादव और यही सब है। संजू सैमसन कीपिंग कर लेता है, अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर लेता है, तिलक वर्मा बॉलिंग कर लेता है, लेफ्ट हैंड का ऑप्शन है और काफी अटैकिंग भी है। अब बात क्या आ रही है कि शुभमन गिल वो टिपिकल बैटर बन के रह गया है जो मल्टी डायमेंशनल नहीं है, और सडनली गौतम गंभीर के आने के बाद हमको एक्चुअली में टी20 फॉर्मेट में मल्टी डायमेंशनल चाहिए। टेस्ट मैच में ऑलरेडी हॉरेंडस फॉर्म में चल रहा है शुभमन गिल। ठीक है, वनडेज में बात चल रही है कि भाई क्लच मैचेस है नहीं है, लेकिन वनडेज में स्टिल बैक है, बहुत अमेजिंग खेल रहा है, और टी20 में ही स्ट्रगलिंग। तो ये वाला आईपीएल इसको गुजरात टाइटंस के पर्सपेक्टिव से, भाई लास्ट ईयर याद रखना, पूरा का पूरा फोकस लोगों का इस पे था कि हार्दिक पांड्या को गाली दो क्योंकि उसने गुजरात टाइटंस को छोड़ा। किसी ने ये नहीं देखा कि 2 टाइम चैंपियन, ऑलमोस्ट चैंपियंस गुजरात टाइटंस के लास्ट में शुभमन गिल ने हालत, मतलब एज अ कैप्टन उसने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। जहां शुभमन गिल करेंटली वाइस कैप्टन है, इस दौर में चल रहा है कि भाई वो कैप्टन बनेगा। श्रेयस अय्यर सडनली रेड हॉट फॉर्म में है, उसने सैयद मुश्ताक में फोड़ा, उसने हर जगह जाके फोड़ा, उसकी कैप्टनसी की हर जगह तारीफ हो रही है। कहीं ना कहीं अगर शुभमन गिल एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन ये सीजन अच्छा नहीं करता है, एंड उसी के काउंटर पार्ट में बाकी के बंदे अच्छा करते हैं, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जैसा बंदा अगर अच्छा कर गया, शुभमन गिल का व्हाइट बॉल करियर से वनडे में लिमिट रह जाएगा, मेरे को ऐसा लग एक और चीज़ मैं शुभमन गिल के बारे में बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे जैसे जो प्रीवियस काउंटर पार्ट्स के नाम मेंशन किए गए थे, उसमें पहला नाम था जैसे संजू सैमसन का। तो संजू सैमसन भाई ओपनिंग भी कर लेता है, नंबर 3-4 पे भी बैटिंग कर लेता है, ये हम सबने देखा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछली बार मेजॉरिटी ऑफ हिज इनिंग्स नंबर 3 पे खेली थी और उसके बाद इतने रन और इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट मेंटेन करी थी। शुभमन गिल के साथ दिक्कत क्या है कि शुभमन गिल जिस तरीके से खेलता है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन कर सकता है। तो मैं अगर शुभमन गिल के आईपीएल इनिंग्स का ब्रेकडाउन बताऊं तो शुभमन गिल ने अ, बहुत कम इनिंग्स हैं, शायद 2 या तो ओवरऑल 10 इनिंग्स भी नहीं है जो उसने नंबर 3-4 पे खेली हो। ठीक है, उसने अपनी रहा। मेजॉरिटी। गिन के शायद हाँ, ना थोड़ी बहुत जो इनिशियल करियर था जो उसने केकेआर में हाँ। लोअर मिडिल ऑर्डर खेला था। मिडिल ऑर्डर खेला था, बस वही। रिसेंट ईयर्स में तो उसने कभी भी मैंने नहीं देखा कि उसने नंबर 3-4 पे ऐसे बैटिंग करी हो। तो मुझे लगता है ना कहीं ये जो एक वन डायमेंशनल चीज़ है शुभमन गिल के साथ, वो भी एक इश्यू क्रिएट कर रही है उसके सिलेक्शन में, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा शुभमन गिल के लिए बहुत बड़े रन बनाना और बहुत तेज़ रन बनाना यहाँ से, क्योंकि जो हमारा टी20 का माइंडसेट है, जो हमारा सेटअप है, और अगला टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी शुभमन गिल
टीम सिलेक्शन में ओपनिंग पोजीशन के लिए बैकफुट पे है, वो प्रायोरिटी में नहीं है टॉप 3 प्लेयर्स में, क्योंकि मैं 3 प्लेयर्स इजीली सैमसंग, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। हाँ, और नॉट टू फॉरगेट भाई लाइक्स ऑफ तिलक वर्मा, ये सब ऑलरेडी है, ये लोग टॉप ऑर्डर में ही खेल रहे हैं, ये लोग कुछ बहुत ज्यादा नीचे नहीं खेल रहे। मैं वही चीज बात कर, अगर इस सीजन को शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन भी नहीं किया, क्योंकि इस बार तो है ना हार्दिक पांड्या वाला कैमोफ्लेज भी नहीं होने वाला, लोग चीयर करने वाले, तो इस बार इसकी कैप्टनसी को स्क्रूटिनी में लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई नेक्स्ट बंदे पे आते हैं, सूरज मोहम्मद सिराज, क्या हो गया वो सिराज के साथ, क्या सिचुएशन है? मोहम्मद सिराज, यार मोहम्मद सिराज के साथ कुछ ऐसा है कि भाई मोहम्मद सिराज हमारा पेस अटैक लीड कर रहे थे टेस्ट में, ठीक है, जैसा कि हमने देखा बुमराह के एब्सेंस में, जब न्यूजीलैंड सीरीज थी या जब हम ऑस्ट्रेलिया में भी थे तब भी। और मोहम्मद सिराज की जो वाइड बॉल जर्नी है ना, वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक, एक रोड ब्लॉक हिट करना चालू हुई 2024 के T20 वर्ल्ड कप से, जहां पे मोहम्मद सिराज से पहले फॉर ऑब्वियस रीजंस अर्शदीप सिंह को मौका मिला, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर है, वो मतलब इन अच्छी यॉर्कर्स डाल सकता है, स्टार्ट में अच्छी स्विंग करा सकता है, और उसके बाद वहां उनको मौका ही नहीं मिला। वहां से भी ठीक था कि चलो 2023 का वर्ल्ड कप खेला ही था, T20 में नहीं मौका मिला, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में उम्मीद कर रहे थे कि भाई मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन होगा, मोहम्मद सिराज रहेगा। लेकिन वहां पे भी हर्षित राणा को मौका मिल गया मोहम्मद सिराज के ऊपर। अब ये तो बात थी इंटरनेशनल सर्किट की, इतना कुछ करने के बाद भी मोहम्मद सिराज को, जो आरसीबी के लिए मोहम्मद सिराज ने किया, मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिली, मतलब रिटेंशन लिस्ट में आरसीबी की तरफ से जगह नहीं मिली। यहाँ पे आके पूरी बात फंस जाती है। अब मोहम्मद सिराज को मौका मिला एक हेफ्टी पेचेक के साथ गुजरात टाइटंस में, ठीक है, लेकिन मोहम्मद सिराज के जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन है? जो पहले मैंने 2 नाम बताए, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। अर्शदीप सिंह के पास जो भी डायनेमिक चीजें हैं, जैसे लेफ्ट आर्म, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बोला जाता है अब तो, वो हर्षित राणा के पास क्लियर बैकिंग है, जो एक्स फैक्टर बोला जाता है, अलग अलग वेरिएशन प्रोवाइड करता है। एक चीज जो रोहित शर्मा ने बोली थी कि मोहम्मद सिराज पुराने बॉल से उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये भी इंटेंड करती है कि वो डेथ में भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो मोहम्मद सिराज का सीजन रहा है आईपीएल का, वो कोई इतना अच्छा नहीं बीता है जो पिछला 2024 का सीजन था, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवरेज देगा ब्रो, वो जिस टाइप की कंडीशंस में और जिस टाइप का लास्ट ईयर का आईपीएल, वो आरसीबी जिस टाइप का, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस टाइप का सीजन बीता था सभी बॉलर्स का, और ओवरऑल जितना बैटिंग पैराडाइज था, पर कहीं ना कहीं अगर सिर्फ वो एक सीजन को प्रीवियस सीजन से कंपेयर करें तो एक परफॉर्मेंस डिप आपको देखने मिलता है कि मोहम्मद सिराज कहाँ 2023 में 19 विकेट लिए थे, अब वो 15 विकेट पे आ गए, और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट मार्जिन है जब आप आईपीएल की तुलना में मतलब कंपैरेटिवली बात करते हो। और अब यहाँ से कुछ भी नहीं था उसका, ये हाँ, था। उन उन चीजों का इतना कोई हैवी इम्पैक्ट नहीं था। अब यहाँ से सबसे जरूरी ये देखना होगा भाई मेरे लिए कि मोहम्मद सिराज अपने आप को रीडिफाइन कैसे करता है इन डेथ, ठीक है। अभी जैसे कि भाई मैं देख रहा हूँ कि गुजरात टाइटंस भी उसके लिए वीडियोस पोस्ट कर रही है अलग अलग। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि भाई 15 सेकंड या 30 सेकंड्स ऑफ मियां मैजिक, जहां वो यॉर्कर्स डाले जा रहा है साई सुदर्शन और अलग अलग लोगों को। तो मेरी नजरें मोहम्मद सिराज पे होंगे कि क्या वो T20 सेटअप में फिर से अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि जो अभी हमारा सेटअप है कि सिंगल पेसर से खेलना है, हार्दिक पांड्या हमारा सेकंड पेसर होगा, शायद वो चेंज भी हो जाए आगे चल के, पर अब बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा, कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के बाद शायद 5th प्रेफरेंस है अभी मोहम्मद सिराज, तो बहुत पीछे है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, देख मोहम्मद शामी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी को प्रूव करने के लिए, अगर मोहम्मद शामी द डे मोहम्मद शमी इज फिट, वो सीधा टेस्ट 11 में घुस रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेट अप टेस्ट 11 में आ रहा है। मोहम्मद सिराज के साथ जो हमारे बॉर्डर गावस्कर हारे, उसमें भी बहुत लोगों ने मोहम्मद सिराज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो होल पॉइंट अबाउट मोहम्मद सिराज करंटली ये चल रहा है कि वो इतना इंपैक्टफुल नहीं है। अब इंपैक्ट को तुम कैसे जज करो? जैसे मिचेल स्टार्क का लास्ट ईयर सीजन हॉरेंडस जा रहा था, लेकिन जब उसने विकेट लेना चालू किया, उसने खोल के अलग कर दिया टीम को, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट, है ना। लास्ट ईयर किसी को पता नहीं होगा, बट हर्षद पटेल ने पर्पल कैप जीता, लेकिन अपने को भी पता है कि उसका इम्पैक्ट उस लेवल पे कुछ था नहीं। तो पूरा पॉइंट ये हुआ कि सडनली ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मोहम्मद सिराज अपने को पूरे ही सर्किट से बाहर फाइंड कर सकते हैं, कि ना वो टेस्ट में है, ना वनडे में, ना T20 में। जबकि थोड़े टाइम पहले तक वनडे का नंबर 1 बॉलर था, टेस्ट में हर टीम में था, और T20 में भी जगह बना रहा था। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा इशू होने वाला है, जबकि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप अफ्रीका में है, तो वहां तुम्हें पेसर्स तो चाहिए। अगर वहां भी मोहम्मद सिराज जगह नहीं बना पा रहा है, तो भाई सोचने वाली बात है। मेरे को लग रहा है टेस्ट में तो अभी भी इसको कंटिन्यू करेंगे, इतना चिप एंड चॉप नहीं करेंगे। लेकिन ब्रो, मैं नेक्स्ट बंदे की बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक और चीज, मैं मोहम्मद सिराज पे एक और चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे को लग रहा है थोड़ी ऐसी टीम में भी चला गया गुजरात टाइटंस, जो बहुत डाइसी लग रही है मेरे को।
अपार्ट फ्रॉम आशीष नेहरा उस टीम में है, तो शायद उसके अंडर में कुछ करे। उसके अलावा मेरे को थोड़े दिन पहले मैं भूल गया था पुराने स्क्वाड्स में वापस देख रहा था कि शायद डेविड मिलर भी चला गया क्या गुजरात टाइटंस छोड़ के? हाँ, वो तो उधर है लखनऊ में। हाँ, तो मैं भूल भी गया था ब्रो, मैं सारे स्क्वाड भूल गया था। मैं एक दिन देखा, मैंने बोला ये क्या हो गया? तो भाई पता नहीं क्या करे गुजरात टाइटंस। तो भाई नेक्स्ट बंदे पे आते हैं, ऋषभ पंत। भाई ऋषभ पंत वो बंदा है कि लास्ट सीजन हम लोग बात कर रहे थे इस बंदे को ओपन करना चाहिए या टॉप 3 में खेलना चाहिए इंडिया के लिए, वरना इसको मत खिलाओ। तब भी अपने को बहुत गाली पड़ी थी, को याद है? अपने अकेले स्टैट्स लेकर आए थे कि कैसे इसको मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलना चाहिए टी20s में, और मैं तो वनडे में हालांकि बहुत सपोर्ट करता था। अब ऋषभ पंत का ऐसा सिचुएशन आ गया कि ऋषभ पंत खुद अपने आप को ना शुभमन गिल वाली सिचुएशन में पा रहा है कि ऋषभ पंत सडनली अब टेस्ट स्पेशलिस्ट बन जाएगा। अपने वनडे टी20 में आते हैं, टी20 में ऑलरेडी तुम्हारे पास संजू सैमसन हर जगह थ्राइव कर रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर में वही संजू सैमसन हर जगह खेल लेता है, उसके ज़्यादा इम्पैक्ट है, ज़्यादा रन है, प्लस एज ए कैप्टन उसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। मैं ऋषभ पंत पे आता हूँ। ऋषभ पंत का सिचुएशन क्या है? एक टाइम था भाई फियरलेसलेस या शॉस बकलिंग का जो चेहरा था ना इंडिया से, वो था ऋषभ पंत। जो अटैकिंग माइंडसेट उसका चेहरा था ऋषभ पंत। रिसेंटली हुआ क्या, वनडेज में अपनी जगह खो दिया उसने केएल राहुल से, टी20 से उसने अपनी जगह खो दिया संजू सैमसन से। और जो ऑरा था ना इनविंसिबिलिटी वाला, वो सडनली रहा नहीं है। मैं संजू ये ऋषभ पंत के कुछ टी20 स्टैट्स बता देता हूँ। 23 के एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट, मतलब इसको तू एवरेज ही बोलेगा, ठीक है? मैं आईपीएल 2024 का बता देता हूँ। 446 रन मारे थे 40 के एवरेज से और 155 का स्ट्राइक रेट से। लेकिन ये दिल्ली वाले फैंस खुद बताएंगे कि इनमें से आधे ज्यादा रन का कोई वैल्यू ही नहीं आया था, क्योंकि उसके कुछ इंपैक्ट नहीं था। जिसमें से एक मेरे को याद है 70-80 रन तो उसने केकेआर के सामने मारे थे। मेजोरिटी ऑफ द रन मैच हारने के बाद उसके आए थे, ठीक है? एंड अगेन जहां पर इतना हाई स्कोरिंग कंडीशन, हाई स्कोरिंग सिचुएशन था, दिल्ली में ज्यादातर मैचेस खेलते हुए 446 रन मारना वाज जस्ट गुड, मतलब उसको तो आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेगा। अब अपने बात करते हैं कि सिचुएशन क्या, वनडेज में बात करते हैं तो हमारे पास है केएल राहुल, ठीक है? उसने अपनी जगह कहीं ना कहीं सीमेंट कर दी है। संजू सैमसन की ऑलरेडी बात चल रही है, वो तुमको टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में कहीं भी खेल के दे सकता है। बहुत अच्छा विकेट कीपर है। टी20 में संजू सैमसन ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया। मिडिल ऑर्डर में तुम्हारी जगह बनती है ऋषभ पंत की, वहां पर ऑलरेडी शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जैसे बंदे ऑलरेडी बीच में खेल रहे हैं। कहाँ पर जगह बनाएगा ऋषभ पंत? ऋषभ पंत अगर ये आईपीएल में, क्योंकि भाई इसमें ना बात अगेन वही क्या कहते हैं शुभमन गिल वाली बात है कि अब वो टीम छोड़ के गया है लखनऊ में। अगर वहां भी उसने एज अ कैप्टन अपने आप को प्रूव नहीं किया, जहां पर रिसेंट टाइम में ये बात चली थी कि ऋषभ पंत वुड बी द नेक्स्ट कैप्टन, वहां से सडनली पूरा टॉपिक ये रह जाएगा कि ऋषभ पंत अब सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट है। ना वनडे में जगह बन रही, ना टी20 में जगह बन रही। टी20 में तो लिटरली लोग उसको देखना ही नहीं चाह रहे, ऐसी सिचुएशन है। वनडे से भी जगह खो देगा, और ये सीजन एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन उसने अपने को प्रूव नहीं किया। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या, वो लखनऊ में खेलने वाला है। अगेन नॉट द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस फॉर अ बैटर टू स्कोर रन्स। यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाला है ऋषभ पंत के लिए। तेरे क्या थॉट्स हैं? मुझे कहीं न कहीं ऋषभ पंत के रन्स में वो इम्पैक्ट वाली बात इसलिए भी नहीं लगती है ना कि ऋषभ पंत के मेजॉरिटी ऑफ द रन्स आए अरुण जेटली स्टेडियम में, ठीक है? जहाँ पे हम सबको पता है कि भाई वो बाउंड्रीज कितनी छोटी है। मैं अभी ऋषभ पंत के मतलब अलग-अलग स्टेडियम्स में स्टैट देख रहा था कि भाई ऋषभ पंत कितना ज़्यादा जैसे अलग दिखता है अलग-अलग ग्राउंड्स पे। जैसे कि ऋषभ पंत के अरुण जेटली स्टेडियम के बाद जो सबसे अच्छे स्टैट्स है वो वानखेड़े में, ठीक है? अब वानखेड़े हम सबको खुद पता है कि वानखेड़े कैसा ग्राउंड है जहाँ पे कितना ज़्यादा हाई स्कोरिंग रन्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो ऋषभ पंत के रन्स के साथ जो इम्पैक्ट वाली बात है वो हमेशा ही जुड़ी रहती है। और कहीं न कहीं मेरा ये मानना है ना कि ऋषभ पंत के लिए अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है मिडल ऑर्डर में कि ऋषभ पंत ऐसा प्रॉपर बैटर तो मेरे हिसाब से टीम में जगह नहीं बना पाएँगे। ऋषभ पंत बस अब संजू सैमसन के रिप्लेसमेंट के तौर पे ही टी20 सेटअप में जगह बना पाएँगे। और उसमें भी अब खतरा ये है कि अगर ध्रुव जुरैल का ये वाला सीज़न अच्छा चला जाता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो वाली चीज़ भी हो जाएगी कि ध्रुव जुरैल आ सकता है टीम में, या तो फिर एक चेहरा और है जो ओपनिंग में आ सकता है लाइक टू लाइक फॉर सैमसंग, दैट इज़ प्रभ सिमरन सिंह, हाँ, ठीक है? एग्जैक्ट। जिसका जिसका सैयद मुश्ताक अली विजय हजारे ट्रॉफी में काफ़ी मतलब ऐसे अटैकिंग एग्रेसिव नॉक्स रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि भाई यहाँ से रोड बहुत टफ है ऋषभ पंत के लिए एज़ अ बैटर, विकेट कीपर बैटर फिर भी चांस बन सकता है। मैं एक और चीज़ में हाइलाइट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो बात की उसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इंडिया की टीम में पूरा शिफ्ट आया है कि कोई भी वन डिमेंशनल प्लेयर अनलेस अनटिल वो विराट कोहली या रोहित शर्मा के लेवल पे नहीं है, जगह नहीं बना पाएगा, ठीक है?
ठीक है, उसको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। सेकंडली ऋषभ पंत कैप्टन को तुम लोग मत भूलो, रीसेंट टाइम्स में उसने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया दिल्ली के लिए। श्रेयस अय्यर ने छोड़ा, उसके बाद से दिल्ली का वन साइडेड कैप्टन वही रहा है, मतलब मुझे इतना सपोर्ट मुझे ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे सॉरी नॉट श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल जैसे कैप्टन में वो लगता है कि भाई ये लोग सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे कैप्टन है। ये एक इमेज को, टीम इमेज को बनाए रखने के लिए कैप्टन है ये लोग। इन लोगों में वो कैप्टन वाली कैपेबिलिटीज मुझे नहीं दिखाई देती है पर्सनली। भाई मेरे को एक चीज रिसेंटली जो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने देखा कि एलएसजी का स्क्वाड, मतलब सॉरी दिल्ली का स्क्वाड में अक्षर पटेल को कैप्टन बनाया और उसने हाथ ऊपर कर दिया, क्या नाम है उसका, केएल राहुल। भाई के- बेस्ट डिसीजन। मैं सेम चीज बात करना चाहता था, लखनऊ की टीम है जहाँ डेविड मिलर, एडन मकरम है, निकोलस पूरन है, ऐसे ऐसे। मिचेल मार्श का ऑस्ट्रेलिया कैप्टन भाई। हाँ, मिचेल 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 मार्श का तुमको लगे कि भाई जो भी है उसका ना कुछ लफड़ा है, हाँ इंजरी, इतने सारे बंदे होने के बाद भी ऋषभ पंत अगर कैप्टन है उस टीम में, तो सोचने वाली बात है। देख, बंदे में बहुत पोटेंशियल है, मैं उसकी पोटेंशियल को हमेशा रिस्पेक्ट, भाई मेरे लिए बहुत सिंपल है, अगर कोई बंदा टेस्ट लेवल पे अच्छा कर रहा है, मतलब क्रिकेट के बेसिक्स उसके बहुत क्लियर है, वो कोई भी फॉर्मेट में वो फोड़ सकता है गिवन द पॉइंट कि वो अच्छा करे, क्योंकि T20 से टेस्ट जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिवर्स अच्छा है। तो ब्रो ऋषभ पंत से नेक्स्ट बंदे पे जाते हैं। ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, राहुल त्रिपाठी का तूने नाम रखा है, प्लीज टॉक थ्रू राहुल त्रिपाठी, मुझे बहुत पसंद था ये। राहुल त्रिपाठी मुझे हमेशा से कैसा बंदा लगता था कि भाई जिसको मौका मिलना चाहिए इंटरनेशनल स्टेज पे। राहुल त्रिपाठी बहुत अनसेल्फिश टाइप क्रिकेट खेलता है, जो कि मेरे को अभी भी मैं उस चीज पे बिलीव करता हूँ कि राहुल त्रिपाठी बहुत अनसेल्फिश टाइप क्रिकेट खेलता है। और राहुल त्रिपाठी को इवेंचुअली इंटरनेशनल स्टेज पे मौका मिला भी। राहुल त्रिपाठी ने टोटल 5 मैचेस खेले, जिसमें से जो उसका हाईएस्ट स्कोर था 44 का, वो उसकी आखिरी मैच में आया था। ठीक है। और वहां पे बस 20 का एवरेज है राहुल त्रिपाठी का दिखाने के लिए, 97 ही रन है और 145 के करीब का स्ट्राइक रेट है। दिक्कत राहुल त्रिपाठी के लिए इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि राहुल त्रिपाठी का 2024 का जो सीजन है वो बहुत खराब रहा। 2023 का जो आईपीएल का सीजन है वो बहुत खराब रहा। और उसके बावजूद जब राहुल त्रिपाठी को जगह मिली वहां T20 सर्किट में, इंटरनेशनल सर्किट में, तो राहुल त्रिपाठी कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर सके सिलेक्टर्स को। जैसे कि 2023 में उनने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला था। तो मैं राहुल त्रिपाठी के स्टैट्स बता देता हूँ पब्लिक को यहाँ पे कि 2023 में 13 इनिंग्स में 273 रन्स, 22.7 का एवरेज और 128 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही खराब है बाय एनी मींस। और 2024 में 6 इनिंग्स में 165 रन, 27.5 का एवरेज और 143 का स्ट्राइक रेट। अब हम जैसे पॉडकास्ट में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे वो लास्ट आईपीएल एक पूरा बैटिंग पैराडाइज बन चुका था, वहां पे 143 का स्ट्राइक रेट विद 27 का एवरेज, कहीं से भी कोई आई पॉपिंग नंबर्स नहीं है। अब राहुल त्रिपाठी के साथ दिक्कत ये आ जाती है कि राहुल त्रिपाठी फाइट कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर के स्पॉट के लिए, जहां पे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर जैसे लोग जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऋषभ पंत जिसके पास एक विकेट कीपिंग वाला जो ऑप्शन है वो है, रिंकू सिंह खुद है फिनिशर रोल के लिए, शिवम दुबे हैं, अब नीतीश कुमार रेड्डी भी आ गए हैं जो बॉलिंग का जो डायनेमिक रोल है वो प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि अक्षर पटेल भी अब मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। तो राहुल त्रिपाठी के लिए एट द एज ऑफ 33 ये जो रोड बैक टू इंटरनेशनल सर्किट है इंडियन टीम में वो बहुत टफ हो चुका है। वो कहीं ना कहीं कंटेंशन में इस आईपीएल से ही आ सकते हैं। राहुल त्रिपाठी के साथ एक चीज और भी है कि भाई जिसको भाई बूढ़े लोगों का घर सीएसके बोला जाता है, इस बार वो उनका सिलेक्शन वहां हुआ है। और मेरा अभी भी मानना है कि राहुल त्रिपाठी का सबसे अच्छा जो सीजन आया था वो कहीं ना कहीं एमएस धोनी की छत्र छाया में ही आया था, जो उनका सीजन था। तो मुझे ये देखना है कि भाई। मैंने हाँ, राहुल त्रिपाठी को डिस्कवरी हुई राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के स्टेंट के बाद किया था, उसके बाद यहाँ वहाँ टेपर गया, फिर ये केकेआर में आया। अ, भाई बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो राहुल त्रिपाठी की खासियत क्या थी, अगेन ये वन ऑफ दोस प्लेयर्स है, शायद इसको तू स्टैट्स से जज ना कर पाए, भाई अमेजिंग प्लेयर ऑफ स्पिन। मेरे को याद है राशिद खान जैसा बंदे को इतना टेरिफिकली खेलता था, और ऑलवेज वो अटैकिंग माइंडसेट, और आजकल हर कोई अटैक कर रहा है, लेकिन आज से 2-3 साल पहले इंडिया टीम में ऐसे प्लेयर्स की बहुत जरूरत थी जो अटैक करे फ्रॉम द वर्ड गो। एंड राहुल त्रिपाठी का प्रॉब्लम पता है क्या था, मेरे को जो लगा कि उसके पास है सिर्फ 3 या 4 गियर थे, वो कभी भी उससे और तेज नहीं होता था। फर्स्ट, दूसरा कंसिस्टेंसी, मैं मानता हूँ T20 में कंसिस्टेंसी मुश्किल है, लेकिन इसके में वो एक बहुत बड़ा इशू था, और उसका बहुत बड़ा कारण ही यही है कि लंबा फॉर्मेट का गेम नहीं खेलता था उस लेवल पे, या उतना अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये इशू था ही। वरना हैदराबाद के लिए कुछ कुछ मैचेस ने बहुत अच्छे खेले, लेकिन इट्स जस्ट
फाइनल तक खेले थे लास्ट ईयर आईपीएल। वो जो राहुल राहुल त्रिपाठी की वो एक इनिंग याद है जो 93 की, जो उसने आरपीएसजी के लिए खेली थी केकेआर के सामने, जहां उसने 2017 में कुलदीप यादव, जो कि भाई बहुत अच्छे लेवल पे था उस टाइम पे, उसको बैक टू बैक 3 सिक्सेस मारे थे। और वहां से मुझे रियलाइज हुआ था कि भाई ये स्पिन का सही में बहुत अच्छा प्लेयर। मैं एक और मैच बता रहा हूँ, शायद दो सीजन पहले की बात होगी, केकेआर वर्सेस हैदराबाद, ठीक है। ये नंबर 3 पे आ रहा भाई, इसने वरुण चक्रवर्ती को खोल के नंगा कर दिया। और खाली वरुण ने इससे सुनील नारायण को भी लपेटा था, लेकिन उस लेवल पे नहीं गया था, क्योंकि सुनील नारायण तो गॉड है ना। लेकिन वरुण चक्रवर्ती भाई, उसको खोल दिया था इसने, वो लिटरली खोल के अलग कर दिया था। बस उस कुलदीप यादव जैसा रोया नहीं वरुण चक्रवर्ती, इतना फर्क था। तो भाई मेरे को, अच्छा ये पूरे लिस्ट में जितने भी बंदे ना, मैं देखो एक और चीज बता रहा हूँ, मुझे लगता है यही इकलौता बंदा है जो मेरे को इसके चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं, ठीक है। मेरे को बाकियों का लग रहा है कुछ ना कुछ आउटसाइड चांस है, एटलीस्ट एक फॉर्मेट तो खेल रहे हैं, लेकिन मुझे इसका ना के बराबर लग रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बंदे पे आता हूँ भाई, जो ऑब्लिवियन में गायब हो गया, ऑब्लिवियन में गायब हो गया, ईशान किशन भाई। एक तो पता है, एक तो ये जो सिचुएशन है ना कि कोई भी बंदा झारखंड रांची से आता है तो नेक्स्ट धोनी, ये वो, तो इसका भी पूरा यही कॉन्सेप्ट हो रहा था, ये भी बिहार रांची, शायद बिहार झारखंड से याद है। एंड ये पूरा सिचुएशन बन रहा था कि नेक्स्ट धोनी है, विकेट कीपर बैटर है। अब भाई ईशान किशन का राइज और फॉल का जब, ईशान किशन को भगवान ने इतना भयंकर मौका दिया कि भाई जब ऋषभ पंत को एक्सीडेंट हो गया आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, ये बंदा तो सडनली फोर फ्रंट में था कि अरे मेरी बारी है क्या। इसको भाई इसको खिलाया वेस्ट इंडीज के सामने, शायद इसने सेंचुरी भी मारी थी या समथिंग अच्छा खेला, 50 मारी थी आई गेस टेस्ट मैचेस में। इसने एशिया कप खेला, एशिया कप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। उसने क्या इनिंग करी थी, सबलाइम इनिंग करी थी। इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे 200 रन मारे इसने वनडेज में, टेस्ट मैचेस में अच्छा किया, बढ़िया कीपर था, मुंबई इंडियंस के लिए सालों से खेल रहा है, स्टालवर्ट है भाई। आज के दिन में कहीं दिख नहीं रहा, चाहे इसको और श्रेयस अय्यर को दोनों को डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण निकाला गया था। श्रेयस अय्यर इज बैक विद अ बैंग, ये इंडियन स्क्वाड से ड्रॉप है, बीसीसीआई की कॉन्टैक्ट लिस्ट से ड्रॉप है। डोमेस्टिक में बहुत खराब परफॉर्मेंस है इसका, कोई इसके डोमेस्टिक में इस साल के नंबर देख लो। तो मेरा रिदम मत तोड़, मैं तेको बता रहा हूँ भाई कि वो बंदा इंडियन स्क्वाड से ड्रॉप्ड है, वो बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट से ड्रॉप है भाई, वो फैंस की मेमोरी से ड्रॉप हो गया है, ठीक है। मैं तेको बता रहा हूँ, एटलीस्ट बाकी के बंदे कहीं ना कहीं तो हैं, ये बंदा लिटरली डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर का आईपीएल में इसको बता रहा हूँ, तेको बता रहा हूँ, 320 रन मुंबई के लिए खेलते हुए, 320 रन का एवरेज और 148 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ और सिर्फ 320 रन मारे थे। 2023 के आईपीएल की मैं बात करता हूँ, 450 रन, 30 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। अब मैं जो रिसेंट में जो मुंबई इंडियंस का उस लेवल की क्रिकेट नहीं आई, ये उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि दोनों ओपनर्स कुछ नहीं कर रहे, ना रोहित शर्मा ना ईशान किशन। लेकिन रोहित शर्मा ने पास्ट में तो कुछ तो किया, ईशान किशन का अभी भी कोई भी ऐसे आउट एंड आउट ब्रेक थ्रू 2 या 3 सीजन आई नहीं। एटलीस्ट शुभमन गिल ने दिया है 700-800 का सीजन दिया है, गायकवाड़ ने दिया है, ईशान किशन ने वो भी उस लेवल पे नहीं दिया। मैं सैयद मुश्ताक का बता रहा हूँ, 2024 का जो सैयद मुश्ताक था, 161 रन मारे 6 इनिंग में से और सिर्फ 150, ठीक है। और वो 150 भी इसने आंध्र प्रदेश के सामने मारी, तो 160 में से 150, और वो भी एक मीनो टीम के सामने मारी है। तो सोच आज के टाइम पे जहाँ जायसवाल, अभिषेक, ऋतुराज, गिल, ये सब लोगों की बात हो रही है, तिलक वर्मा की बात हो रही है, वनडेज में तुम्हारे पास जय रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन कहीं दिख भी रहा है तेरे को भाई। टेस्ट मैचेस है, इसके आगे ध्रुव जुरैल खेल गया, तू सोच। और इस बंदे ईशान किशन पाटीदार तो भाई वो इशू भी नहीं है कि भाई डायनेमिक नहीं है, विकेट कीपर बैट्समैन है भाई वो। और ये वन ऑफ द वेरी फ्यू जो अटैकिंग बैटर था ये आज के टाइम पे, जहां हम लोग बात करें अभिषेक, सैमसन, ये सब, मतलब सैमसन तो बहुत पहले से, ईशान किशन वाज वन ऑफ दोस गाइस की वो स्टार्टिंग से अटैकिंग क्रिकेट खेलता था, और उसमें भाई इसमें क्लच मैचेस ऑलमोस्ट और गायब। ऑलमोस्ट सिलेक्ट होने वाला था वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए 2021 या 22 की T20 वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, हाँ भाई, टी20 नहीं, वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो शायद से सिलेक्ट नहीं हुआ था, सिलेक्ट नहीं, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप तो ये खेला था यार, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने यही खेला था शुभमन गिल। अगेन, हाँ देख अगेन, मैंने बोला इसकी मेमोरी से ड्रॉप हो गया है। मैं तेको बोल रहा हूँ फैंस की मेमोरी से ड्रॉप हो गया। मैं कैसा बोल सकता हूँ मिचेल स्टार्क में इसने एज चढ़ाई थी और आउट हो गया था। तो भाई ईशान किशन एक टाइम पे हर जगह था, मुंबई इंडियंस से बंदा ड्रॉप हो गया है, अब वो गया हैदराबाद की जैसी। अब हैदराबाद में मैं तेको कह रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट वहां पर अपना नाम और जगह बनाना, क्योंकि हेड और अभिषेक तो खेलने वाले ओपन, ठीक है। इसको मेरे को लगता है नंबर 3 नंबर 4 में मिलेगी, जो उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, ठीक है।
कीपिंग में इसका कॉम्पिटिशन का क्लासेस है, जो लास्ट ईयर उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव किया था एज़ अ कीपर। तो इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ब्रो, और आई एम टेलिंग यू, अगर ये सीज़न इसका अच्छा नहीं गया, क्योंकि बहुत टाइम से इसने ना आईपीएल में उस लेवल का बैंक सीज़न नहीं दिया। तो अबव एवरेज मिड सीज़न देता है, मतलब नीतीश नीतीश राणा इस लेवल के सीज़न दे के जाता है और उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है? ईशान किशन ने अगर नहीं किया तो ही इज़ डन एंड डस्टेड है, डन एंड डस्टेड है ये। मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ। तेरे को कुछ कहना है कि अपने नेक्स्ट बंदे पे बढ़े? मुझे मुझे कहीं न कहीं ना ईशान किशन के साथ एक चीज़ क्या लगती है कि ईशान किशन में भी वही इश्यू है कि कोई लेवल की कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब कि रन अगर बने तो बहुत बड़े बन जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो ईशान किशन के साथ। तो ये एक बहुत मेजर इश्यू रहा है। ईशान किशन के साथ वो सिचुएशन में नहीं है। भाई मुंबई इंडियंस में खेला इतने सालों से ये। इससे बेटर क्या टीम मिलेगी तेरे को? इससे बेटर क्या ईशान के साथ यार एक एक चीज़ और मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, जब इसका एकदम ड्रॉप हुआ, ईशान किशन के साथ वो टैग लग चुका था भाई कि ये स्विंग स्विंग नहीं खेल पाता है। ये स्विंग नहीं खे स्विंगिंग बॉल्स पे आउट हो जाता है तो क्योंकि भाई वही तो नहीं हो रहा था भाई। आके क्यों नहीं डोमेस्टिक खेल रहा भाई तू? तू खेल ले यार, अच्छे से खेल, लंबे सीज़न्स खेल डोमेस्टिक के, चुपचाप अंधेरे में जाके खेल। खराब सीज़न जाएगा, खेल वापस आ। भाई भाई तू सोच है, ऋषभ पंत आउट ऑफ द ब्लू इंजर्ड हो गया था, ये बंदा लिटरली वर्ल्ड कप खेल सकता था, केएल राहुल के आगे खेल सकता था, एंड कंप्लीटली गायब है, कंप्लीटली गायब है। लेकिन नेक्स्ट बंदे पे बात करते हैं। मेरे को लगता है बहुत सारे मर्दों की आजकल की पसंद चल रहा है भाई बंदा, क्योंकि फॉर व्हाटएवर वियर्ड रीजंस अपने उसमें नहीं जाएंगे। युजवेंद्र चहल, इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी20, जितना शायद वो आईपीएल का भी हाईएस्ट विकेट टेकर है, आईपीएल का भी हाईएस्ट विकेट टीपर आईपीएल का है। भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। अ, इंडिया के लिए एक भी टी20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला है, और अगेन ये इस लिस्ट में फीचर कर रहा है। कहीं न कहीं देखिए यार, युजवेंद्र चहल का ये लिस्ट में फीचर करना बनता था क्योंकि उसके आस-पास जो भी डायनामिक्स चल रहे हैं और जो क्रिकेट के डायनामिक्स टी20 सर्किट में इंडियन क्रिकेट के चल रहे हैं, उसमें युजवेंद्र चहल भाई तू समझ, एक टाइम पे ये अपना गो टू मैच विनर बॉलर हुआ करता था, कि भाई डिसेप्टिव, वाइली, हमेशा मिडल ओवर्स में एक विकेट टेकिंग ऑप्शन जैसा युजवेंद्र चहल आज अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पा रहा है जहां पिछले 2 बार से वो अपनी प्रीवियस फ्रेंचाइज से रिटेन नहीं हो रहा है। जबकि तू ये समझ कि आरसीबी तो इसके पहले गई भी नहीं थी बिडिंग में, ठीक है? जब उन्होंने हसरंगा और इन लोगों को सबको बाय किया था आई गेस। तो युजवेंद्र चहल के साथ जो भी ऑन द फील्ड जो भी चीजें हैं, ऑफ द फील्ड जो भी चीजें हैं, फिलहाल के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा। युजवेंद्र चहल शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस आईपीएल, क्योंकि भाई अपने करियर का सबसे बड़ा पेचेक युजवेंद्र चहल को इस बार मिला है। 18 करोड़ में वो पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे, जो उस टीम के सेकंड हाईएस्ट पेड क्रिकेटर मतलब प्लेयर है ये। अब युजवेंद्र चहल का जो भी पीयर कंपटीशन है, मैं सही क्या है, मैंने इसमें से 4-5 करोड़ कहीं और। हाँ, वो ठीक है, बी योर ओन शुगर डैडी भाई, लेकिन ठीक है। तो कहीं न कहीं अब देख तू ये समझ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन से टीम गुज़र रही है, जहाँ पे कहीं न कहीं हमारी टीम में इंडियन क्रिकेट सर्किट में ऐसे लोगों को प्रेफ़र किया जा रहा है जो बैटिंग, बॉलिंग कर सके। जैसे वाशिंगटन सुंदर हो गया, अक्षर पटेल हो गया, रवींद्र जडेजा भी कहीं न कहीं लास्ट वर्ल्ड कप इसी बेसिस पे खेले थे। जो करंट चल जडेजा तो रिटायर हो गया, जो करंट लॉट है उसमें कुलदीप यादव है, जिसके पास वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन वाला जो भी बेनिफिट है वो है। भाई ने अच्छा वर्ल्ड कप खेला, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वरुण चक्रवर्ती के पास जो मिस्ट्री एलिमेंट है जिसकी वजह से भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल गया, जीत गया, वो हम सबको पता है। इवन सेम जनरे में भाई रवि बिश्नोई है, ठीक है? अब रवि बिश्नोई के साथ ओवर युजवेंद्र चहल क्या एक चीज़ आती है कि ही इज़ मच मोर यंगर, मच मोर एथलेटिक, अ बेटर फील्डर। अब बेटर फील्डर इसलिए क्योंकि भाई युजवेंद्र चहल के साथ ये टैग लग चुका है कि वो अच्छी फील्डिंग नहीं करता है, वो एक रिलायबल फील्डर नहीं है। हमने भी देखा है कई बार युजवेंद्र चहल को कैचेस ड्रॉप करते हुए। और कहीं न कहीं रवि बिश्नोई एक अच्छा बैट्समैन भी है कि भाई जो आके लास्ट के 2-3 बॉल में हियर एंड देयर मार के मोमेंटम प्रोवाइड कर सके। तो जो भी चीज़ें हैं, वो कहीं से भी ना भाई युजवेंद्र चहल के फ़ेवर में नहीं है इस समय, ठीक है? मैं चहल का कुछ बात बता रहा हूँ भाई। चहल और डेविड वार्नर ये दो ऐसे बंदे, अगर मैं फैंटेसी गेम खेल रहा हूँ, ये दोनों मेरे वाइस कैप्टन फिक्स हैं, क्योंकि पॉइंट्स मेरे को देते हैं, ठीक है? द पॉइंट बीइंग आई एम ट्राइंग टू से, युजवेंद्र चहल हार्डली ऐसा कोई सीजन गया होगा जहां इसने बंदे ने परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है? आरसीबी ने निकाला, पता नहीं राजस्थान ने ऐसा ब्लंडर क्यों किया, उसको हटाते हैं, साइड में रखते हैं। जहां हम लोग बात करें कि इंडिया है ना बहुत ज्यादा मल्टी डिमेंशनल क्रिकेटर्स दिख रही है। रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी कंक्लूड हुआ, दुनिया भर के सारे स्पिनर खिला लिए इंडिया ने। वहाँ भी अगर युजवेंद्र की जगह नहीं बन रही तो सोचने वाली बात है। उसमें से 2 ऐसे प्लेयर खेले हैं एक ही 11 में, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, जिनका मेन फोर्टे ही उनकी बॉलिंग है। वो लोग बैटिंग, चक्रवर्ती तो फील्डर भी उस लेवल पे नहीं है।
फिर भी वो अगर युजवेंद्र के आगे खेल रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एक मतलब ये तो फिर भी समझ, वो फील्डर अच्छा नहीं है, फिर भी युजवेंद्र चहल से बेटर है। नहीं, अगेन ये डिबेटेबल है, लेकिन हाँ चल कह सकते हैं कि चल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से वो भी उस ऑलमोस्ट एक ही एज का होगा, वरुण चक्रवर्ती भी युजवेंद्र की ही एज का होगा, ठीक है। फिर भी अगर वरुण चक्रवर्ती युजवेंद्र के आगे खेल रहा है डिस्पाइट युजवेंद्र बीइंग सो गुड, देख लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में इसका सिलेक्ट होना चाहिए था, हम लोगों ने आवाज उठाई और ये सिलेक्ट हुआ, सेंस बना रहा था। लेकिन रीसेंट टाइम्स अगर ओवरऑल इसका क्रिकेट देखे तो उस लेवल पे गया ही नहीं। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि युजवेंद्र इवॉल्व नहीं हुआ एज अ बॉलर या एज अ क्रिकेटर, उस लेवल का इवॉल्व नहीं आया। ठीक है, इसने अपनी बॉलिंग में थोड़े बहुत चेंजेस लाए हैं। पहले जो एक ही चीज में रिलाई करता था कि एकदम हवा में बॉल छोड़ता था, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप और ट्राई करता था। लेकिन जहां चहल कुलदीप यादव तेज हुआ, उसमें थोड़े वेरिएशंस लाए, कंट्रोल बेटर लाया। युजवेंद्र में ऐसा कुछ नहीं आया। मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले युजवेंद्र वाज अ बेटर बॉलर देन कुलदीप, मगर कुलदीप ने अपने आप को डेवलप करके वो पोजीशन पे वो आ गया है कि नाउ ही इज अ बेटर बॉलर। ठीक भाई है। मैं देखो युजवेंद्र की एक और बात बता रहा हूँ। एक टाइम पे ऐसा था कि ये बात चल रही थी कि ये शायद इंग्लैंड के टूर पे टेस्ट टीम में डेब्यू टेस्ट में करेगा, हाँ। ये बातें चल रही थी भाई। और आज ये बात हो रही है कि यार युजवेंद्र को एक आईपीएल टीम रख नहीं रही है। मतलब ये भयंकर डाउनफॉल है। सोचने वाली बात है कि एक टीम जिसमें दुनिया भर के स्पिनर खेल रहे हैं और युजवेंद्र वहां भी जगह नहीं बना पा रहा है, तो सोचने वाली बात है। अब यहाँ से देख, युजवेंद्र मेरे को अभी भी लगता है कि शायद कमबैक कर सकता है, लेकिन उसको अपना काउंटी क्रिकेट ये देख भाई, जो भी इसकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है भाई, देख कोई इतना है ना सिंपैथेटिक रियल लाइफ में होता नहीं है। कट थ्रोट प्रोफेशनल होना पड़ेगा, उसको जाके अपने आप को इवॉल्व करके बेटर होना ही पड़ेगा, वरना द गेम इज डन। रवि बिश्नोई आके खा जाएगा, मेरे को लग रहा है ही इज देयर टू इट। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई ऑलरेडी 3-4 ऐसे स्पिनर है, नॉट टू फॉरगेट अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर। तो गेम डन लग रहा है। लेकिन मैं एक और बंदे की बात करता हूँ। अच्छा ये है ना, इस बंदे को मैंने जानबूझ के लास्ट पे रखा है, ठीक है, क्योंकि डाइसी डाइसी, लेकिन मैं सोच रहा था इस बंदे का नाम ले लिया जाए। सूर्य फ्रिकिंग कुमार यादव। लास्ट सीजन बहुत तारीफ की थी मेरे को। अगेन भाई ये वन ऑफ दूस बंदा लगता है कि ऐसा लगता है कि भाई प्लीज तू खेल ले भाई, क्योंकि अमेजिंग टैलेंट जो उसने इंटरनेशनल लेवल पे भी किया है, ऐसा लगता है कि कैसे किया है। लेकिन रिसेंट टाइम में बहुत टेपर ऑफ हो गया। तो मतलब इसको नेक्स्ट 360 डिग्री बोल रहा हूँ। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। लास्ट 8 T20 मैचेस में 7 की एवरेज है, लेकिन चलो ये तो कहीं भी हो सकता है। सैयद मुश्ताक, जो रिसेंटली सैयद मुश्ताक गया, उसमें सिर्फ 132 रन मारे इसने 130 की स्ट्राइक रेट से। फॉर कॉन्टेक्स्ट 180 की स्ट्राइक रेट से कुछ 400 रन किया, 450 रन मारे श्रेयस अय्यर ने रिसेंटली सैयद मुश्ताक ने। जो रिसेंटली विजय हजारे गया है सूर्य कुमार यादव का, 4 इनिंग में से 38 रन, 9 की एवरेज है। जो रिसेंटली रणजी ट्रॉफी गया है, 5 इनिंग में 21 रन, ठीक है, नहीं 5 इनिंग में 21 की एवरेज से गया इसका रणजी ट्रॉफी। जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप गया, 28 का एवरेज, 135 रन, 2 50 सही, लेकिन एक अफगानिस्तान के सामने और एक यूएसए के सामने। तो भाई ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से बुलाया जाता है कि ये मिनो बैशर है, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू उसको हार्दिक पांड्या के आगे कप्तानी दे दी गई है। अब जब हार्दिक पांड्या से सडनली पूरा माहौल चेंज हो गया, अब सब लोग हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं प्रेशर होगा। अब मैं क्यों उसके रिसेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। T20 इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेट, तो कंसिस्टेंटली उस लेवल पे खेल नहीं सकता। बट दैट्स द वेरी इशू ऑफ द T20 क्रिकेट कि अगर तुम T20 के अलावा और कोई क्रिकेट खेलते नहीं हो, तो अगर इस यहाँ से तुम आउट ऑफ फॉर्म हुए तो तुम वापस कम बैक नहीं कर पाते। तो जितने भी बड़े बड़े T20 बैटर्स को देखेगा, अगर ये लोग एक बार गए तो गए, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट वो लोग इतने कंसिस्टेंट है नहीं। जबकि सूर्य कुमार का बहुत अच्छा उसका स्क्वाड, मतलब क्या कहते हैं, रिकॉर्ड है। लेकिन रिसेंट है अपने आपको व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट, हाँ व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट, वनडे टीम में इसकी जगह दिख नहीं रही है। टेस्ट टीम में भी इसने बॉर्डर गावस्कर में डेब्यू किया था। आई डोंट थिंक सो ही इज एनीवेयर नियर टू टेस्ट स्क्वाड, बट यू नेवर नो गौतम गंभीर क्या करे। T20 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लास्ट ईयर का भी इसका आईपीएल था, मैं उसकी थोड़ी सी बात कर देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर का भी आईपीएल कुछ ठीक-ठाक सा गया था। अब मेरा पूरा पॉइंट है कि लास्ट ईयर का तो आईपीएल का रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगेगा भाई बंदे ने परफॉर्म तो किया था, लेकिन वो बहुत लेटर हाफ में जाके उसने परफॉर्म किया था। वो वाला पूरा पॉइंट था। सूर्य कुमार यादव के लिए ये आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत नजर होने वाली है कि एज अ कैप्टन तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि देख, कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स उसको मीनो बैशर बोल रहे हो, गलत भी नहीं है यार, ठीक है, अपने कितना भी डिफेंड करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात सेंस बना रही है कि बहुत सारे क्लच मैचेस में इसने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। आईपीएल हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो, 33-34 का हो गया है। अगर ये सीजन उसका देख, बायलेटरल्स तो इंडिया जीतने ही वाली है, उसमें कोई सेंस ही नहीं। उसमें सूर्य कुमार हो कि कोई भी कैप्टन हो, बायलेटरल्स जीतेगी। लेकिन सूर्य कुमार यादव का अगर फॉर्म में डिप आया, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत मुश्किल होगा वापस से फॉर्म रिटेन करना। और कहीं ना कहीं ये सूर्य कुमार यादव के साथ मुझे वो डर लग रहा है कि कहीं वो बंदा ना हो जिसका करियर बहुत छोटा रह जाए। नहीं होता कि 5-6 साल का अमेजिंग करियर जस्ट गायब, ऑब्लिवियन में चला जाए।
क्योंकि वनडे टीम में जगह बन नहीं रही है, टेस्ट में जगह नहीं बन रही, T20 का कैप्टन व्हिच इज़ वेरी गुड, बट हार्दिक पांड्या इज़ ऑलरेडी अंडर द विंग्स। अगर ये सीज़न मुंबई इंडियंस का अच्छा जाता है, तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है सूर्य कुमार यादव के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। कहीं क्या ना थॉट्स कहीं हैं तेरे क्या सूर्य? तुझे ये लगता है कि सूर्य कुमार यादव का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो फॉर्म में डिप आया है वो उसकी कैप्टनसी की वजह से? भाई बहुत पोटेंशियल है। देख, मैं कभी भी इसकी सपोर्ट में ही नहीं था कि सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना है। ये आउट एंड आउट गौतम गंभीर वाला ही पॉइंट है। देख, गौतम गंभीर एक बहुत क्लियर सपोर्टर रहा है सूर्य कुमार यादव का, व्हिच इज़ वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसने बहुत क्रिस्टल क्लियर पचासों बार बोला है उसके बारे में। लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था उसके कैप्टन बनने का, कोई सेंस नहीं बन मुझे रहा कहीं न था। कहीं मुझे कहीं न कहीं हमेशा ये लगता है कि सूर्य कुमार यादव जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, ऋषभ पंत जैसे, जो अपना एक अलग स्टाइल ऑफ नेचुरल गेम खेलते हैं, जो कन्वेंशनल क्रिकेट से अलग होता है, उनको उनके ज़ोन में रहने दो, उनको कैप्टेंसी के अलग बर्डन्स में मत डालो। वो अपना बाउंड्री पे जाके फील्डिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग करते टाइम बैटिंग अच्छी कर रहा है, उसको करने दो। अभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को कैप्टन बना दूँ और उनको मैं वो हमेशा एज़ अ थिंकिंग प्लेयर नहीं हो सकते। वो अपने ज़ोन में रहते हैं, वो अपने ज़ोन में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? वो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव पे जो कैप्टेंसी का बर्डन है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके फ़ॉर्म में जो डिप आया है, उसका रीज़न है। वहीं मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्योंकि आईपीएल में वो हार्दिक पांड्या के अंडर में खेल रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या कै एक तो हार्दिक पांड्या का इस साल का कैसा परफ़ॉर्मेंस रहता है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अगर बिना कैप्टेंसी प्रेशर के भी सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अगर डिप हो रहा है इस आईपीएल में, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है सूर्य कुमार यादव के लिए आगे चलते हुए। क्योंकि देख, ये जो ठाकुर ने बोला ना, आंद्रे रसल को यही रीज़न है ना कि लाइक्स ऑफ आंद्रे रसल या सुनील नारायण को कैप्टन नहीं बनाया था। हाँ, ब्रिलियंट प्लेयर्स, एब्सोल्युटली T20 लेजेंड्स, मतलब आंद्रे रसल और सुनील नारायण तो आईपीएल गोट्स है ना, केकेआर के परमानेंट निवासी हैं वो लोग, है ना? फिर भी केकेआर आउट ऑफ द वे जाती है, बाहर से बंदे ढूँढती है और उनको कैप्टन बनाने, क्यों सुनील नारायण और आंद्रे रसल को नहीं बना रही? क्योंकि उनको उनके एलिमेंट में रहने दो। वो उनका एलिमेंट है, उसको उसमें रहने दो, वही पूरा पॉइंट। अच्छा, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि सूर्य कुमार का फॉर्म बहुत खराब है या उसको टीम से निकल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो उसको 2026 का वर्ल्ड कप तक खींच रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा आउट ऑफ द क्या बोलते हैं रडार वाला ये मेरा है क्या कहते हैं चॉइस, क्योंकि मैंने बहुत सालों से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। ये मेरा बहुत है ना एडमेंट ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो बंदा शॉर्टेस्ट फॉर्मेट का ही स्पेशलिस्ट है, अगर उसका डाउनफॉल एज़ पर आ रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कमबैक करना। ये मैंने कंसिस्टेंटली देखा है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखा है जो वन सीज़न वंडर होते हैं और फिर जस्ट एक बार पकड़े जाते हैं और गायब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। तो मेरे को लग रहा है सूर्य कुमार उनमें से एक है और मेरे को जेनुइनली ऐसा भी लग रहा है कि मेरे को लगता है 2026 के बाद शायद सूर्य कुमार यादव को है ना T20 में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ऐज भी कॉट अप करेगी और मेरे को लगता है उस टाइम तक संजू सैमसन, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे हिसाब से ठाकुर ये और कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर भी तो राइजिंग द रैंक्स है ना भाई, जो सेम पोज़ीशन पे अच्छी कैप्टेंसी भाई करेगा। मैं तेरे को है ना इतनी गज़ब बात बता रहा हूँ, अगर श्रेयस अय्यर है ना, शायद टीम इंडिया में जगह बना पाए, ना बना पाए, लेकिन वो बहुत लोगों के नीचे वाले भाग गरम करने वाला है। क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर ने पंजाब जैसी टीम को लेके टॉप 4 में पहुँच गया, ठीक है? जिनका इतिहास ही खराब रहा है, अगर उसको लेकर टॉप 4 में पहुँच गया, तो भाई श्रेयस अय्यर बहुत लोगों की नज़रों में आने वाला है। लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर ने इतना ब्रिलियंट जॉब किया था केकेआर के लिए, लेकिन पूरे पर लाइमलाइट श्रेयस अय्यर जैसे हाँ, श्रेयस अय्यर का खुद का अभी एक रिसेंट का स्टेटमेंट है कि भाई मुझे उतना क्रेडिट नहीं मिला, जितना मुझे एज़ अ आईपीएल विनिंग कैप्टन मिलना चाहिए था। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि श्रेयस अय्यर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। साथ ही साथ ठीक है, यहाँ पे हमारे जो सिलेक्टेड 8 प्लेयर है वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं तुझसे पूछना चाहूँगा कि भाई तेरे तरफ से कोई ऑनरेबल मेंशन्स जो इस लिस्ट में नाम नहीं बना पाए? जो हमने डिस्कस किया था हर्षल पटेल, एक और एक नाम रजत पाटीदार का भी एक नाम है। कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है साई सुदर्शन भी इसमें एक नाम हो सकते हैं, अगर साई सुदर्शन को टी20 सेटअप में कभी अपना वो करना हाँ, हो। लेकिन मेरे को लगता है साई सुदर्शन का ना वनडे और टेस्ट का करियर ब्रिलियंट ब्राइट दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैं हर्षल पटेल का नाम क्यों लिया? अ, भाई एक टाइम तक तो फ्रंट रनर था। लास्ट ईयर का पर्पल हुँ, कैप विनर, भाई कोई कंसिडर कोई बात ही नहीं कर इसीलिए सकते। तो मैंने बोला था उसका नाम लिस्ट में रखने को, लेकिन तब भाई अपने ने उतना फ़ोकस ध्यान नहीं दिया हर्षल पटेल पे। ध्यान नहीं, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हर्षल पटेल, ये जो उसका एक्चुअली में ये पॉइंट है। क्योंकि मैं जाके थोड़ा रीसेंट टाइम पे उसके विकेट्स भी देख रहा था, तो लास्ट 4 सीज़न उसने विकेट्स भी बहुत लिए, तो ऐसा हो गया। मुझे पता है उसने विकेट्स बहुत लिए, बहुत सारे कपल ऑफ फाइफर्स मेरे को याद है, चेन्नई के सामने भी मेरे को फाइफर याद है। तो भाई दैट्स द होल पॉइंट कि एक बंदा पर्पल कैप विनर है, तुम्हारी मैच यूएसए वगैरह में हो रही है, जहाँ पर इस टाइप के स्लोअर वन टाइप कटर वन टाइप के बॉलर चाहिए, और वहाँ भी अगर हर्षल पटेल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जो बैटिंग भी कर लेता है, तो हर्षल पटेल भाई कुछ तो दिक्कत है आप में, मतलब देयर इज अ ह्यूज
कुछ तो मिस हो रहा है भाई, कुछ मिस हो रहा है। अच्छा हर्षल पटेल कौन सी टीम में इस साल? पंजाब में ही है? पर हर्षल पटेल हैदराबाद में भाई। भाई तू सोच, भाई सोच भाई, एक तो भाई पंजाब तुम्हारे पर्पल कैप को जाने दे रही है कुछ तो। भाई आई हैव नो आइडिया, ठीक है क्या सोचते हैं क्या करते हैं, ठीक है जाने दिया। और भाई गया भी हैदराबाद में, भाई हैदराबाद वाले भी नटराजन को छोड़ के हर्षल पटेल को क्यों ले रहे हैं? हाँ नहीं भाई भाई और कोई नाम जो तेरे दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि मेरे को पता है ये बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, कोई और नाम जो तेरे दिमाग में आ रहा हो। भाई मेरे दिमाग में थोड़े टाइम पहले एक बंदे का नाम आ रहा था, मेरे को लगता है उसको इंडिया खेलना चाहिए था अच्छे से, नीतीश राणा। लेकिन वो बंदा पूरे करियर ही यार अबव एवरेज ही रह के रह गया वो। और भाई इंटेंस इमेंस पोटेंशियल भाई। सूर्य कुमार यादव केकेआर से मुंबई में गया, वो मुंबई से केकेआर में आया, कितने साल बिताए नीतीश राणा ने यार। सारे केकेआर सपोर्टर्स जानते होंगे, फैंस जानते होंगे, बहुत प्लेथोरा अमाउंट ऑफ उसने है ना क्या कहते हैं नॉक्स खेल के दिए हमको, लेकिन वही कंसिस्टेंसी ही नहीं भाई। नहीं तो अगेन मेरे को लगता है अम्मी वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बैशर है वो नीतीश राणा। मेरे दिमाग में एक नाम और आ रहा है भाई, जो पोटेंशियल अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर टाइप ऑफ लोगों का एक तो हल्का सा रिप्लेसमेंट हो सकता था, वो रियान पराग, जिसको मौका भी मिला T20 में। मगर अगर बढ़िया आईपीएल इस बार का आईपीएल नहीं अच्छा जाएगा भाई, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि उसके लिए जगह बन। मैं एक और बंदे का नाम ले रहा हूँ, अरे यार नाम कैसे बोले भाई, वो गुजरात वाला अपना लेग स्पिनर जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, कालसिया है, टेवटिया। भाई पता नहीं यार, मेरे को ऐसे बंदों की बहुत बुरा लगता है। वो टेवटिया क्या सोचता होगा कि साला मैं स्पिनर से बैटर बन गया, ठीक है क्या करूं भाई मैं। मतलब भाई इन लोगों पे तो कोई अलग पॉडकास्ट बन सकता है कि समवन लाइक राहुल टेवटिया इंडिया टीम के स्क्वाड तक आया, वो कभी खेलने को मौका नहीं मिला। तो राणा का भी तो ऐसा ही है भाई। नीतीश राणा ने तो डेब्यू भी किया इंडिया के लिए, लेकिन भाई वो श्रीलंका की एकदम घट्टल पिचेस पे डेब्यू किया। लेकिन नहीं भाई सेंस नहीं बनता राणा का, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं यार तुम्हारे पास, तो कैसे बनेगा। मैं एक और बंदे का नाम बताऊं, वेंकटेश अय्यर। भाई वेंकटेश अय्यर जब से केकेआर में 24 करोड़, वो बंदे का एक ही काम है, जाता है खेलता है और एक स्टेटमेंट देता है, जाता है खेलता है एक स्टेटमेंट देता है। भाई बस कर दे मेरे भाई, क्योंकि भाई अगेन उसने इंडिया के लिए दोनों फॉर्मेट खेला, टेस्ट वनडे और T20 खेला, दोनों में अच्छा किया, गायब हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद उसने बॉलिंग छोड़ दी है, बैटिंग में भाई इमेंस इम्पैक्ट दिया है। वो अपने जो इम्पैक्ट की बात करते हैं ना भाई, वेंकटेश से ज्यादा कोई इम्पैक्ट दे रहा है भाई, वो बंदा भुंड की तरह खेलता है। भाई उसको कोई लेना देना नहीं है, वो पागल पागलों भुंड की तरह खेलता है। वो ना बस उसको हेलमेट मत, मेरे को ज्यादा डर लगता है भाई उससे। तो वेन मेरे को ऐसा लगता है, देख जैसे मैंने तेरे को करुण नायर, अरे वो श्रेयस अय्यर और वो वाला एग्जांपल दिया था माइकल क्लार्क वाला, वो मेरे को फकर जमन जैसा लगता है भाई। जब वो बैटिंग करता है स्पिन के सामने यार, भाई वो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर वो गलती नहीं कर रहा है तो कोई स्पिनर उसको आउट नहीं कर सकता है। भाई वरुण पता है वेंकटेश का ना, मेरे को मैं हर बार मैं उसको ना भुंडटेश करके, मैं मेरी बहन हम दोनों है, मैं उसको बुलाता हूँ कि भाई वो बंदा पता है उसको कभी कभी उसको देख के सकता है कि उसको कैसा है, मारो 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 और मारो। भाई वो बंदा बंदा ऐसा लगता है, वो पता है अपने शरीर को इस तरह से लाता है, कपड़े वपड़े हिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई बॉल छक्का ही जाएगा, कोई 15 रन नहीं मिलेंगे तेरे को उसके। हाँ हाँ, भाई पता पागल वही वही चीज। हाँ और दूसरा पता है क्या, लास्ट टाइम ना उसको है ना गौतम गंभीर सब के अंदर उसको लाइसेंस मिल गया था कि मैं पागलों की तरह खेलूंगा। और उसको उसने इस तरह से बोला था कि भाई दिस इज हाउ केकेआर प्लेज, भाई डेफिनेटली दिस इज हाउ केकेआर प्ले, लेकिन भाई तेरा थोड़ा अलग चल रहा है सिस्टम। लेकिन हाँ भाई वही क्लच मैच में वो बंदा रन मार के देता है, वही उसका पॉइंट है। लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से इसको यही खत्म कर दे। हाँ एक अच्छा भाई 11:15 हो गया, अरे यार थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। कोशिश करूंगा आप लोगों को दोपहर के 12 बजे तक ये वीडियो मिल जाए, ठीक है थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।